नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। अब से ठीक थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से 14 राजनीतिक दल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सीबीआई और ईडी के जो मामले हैं, जो कार्यवाही सीबीआई और ईडी कर रही है वो सिर्फ विपक्षी दलों पर ही क्यों कर रही है, और साथ ही जिस तरीके से ये कार्यवाही हो रही है वो बदले की भावना से की जा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम विपक्षी पार्टियों को झटका दिया है, लताड़ लगाया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सुविधा है, जो कानून है वो आम नागरिक और किसी भी नेता सांसद के लिए, किसी भी देश के बड़े पॉलिटिशियन के लिए समान है। और ऐसे में अगर सीबीआई और ईडी कार्यवाही करती है तो वो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र हैं कि वो अपना काम करे। इस पर किसी भी तरीके से तमाम मंत्रियों को, नेताओं को जो विपक्ष में है या फिर किसी भी मंत्री को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, स्पेशल सुविधा नहीं दी जाएगी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने किनारा कर लिया है। और जैसे ही ये खबर आई, ये खबर आग की तरह फैल गई। इस पर अभी गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। जल्दी से आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भूचाल सा आया, कैसे विपक्षी पार्टियां औंधे मुंह। 2024 के पहले आप देखिए, बहुत बड़ी घटना है। अगले साल 2024 के चुनाव हैं। जैसे ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हो रही थी, लगातार विपक्षी पार्टियों ने संसद में हंगामा किया कि सिर्फ हमारे ऊपर ही किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी सहारा आज काम नहीं आया। सबसे पहले गौरव भाटिया को सुनते हैं, उसके बाद आगे। और ये झटका जो लगा है ये इतना करारा था, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की और जो 13 दल हैं उनकी अगुवाई, पेशे से वरिष्ठ वकील हैं, उनका सम्मान है। कांग्रेस के नेता भी हैं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी कर रहे थे। बाहर आप चीख चिल्ला सकते हैं, बिना तथ्यों के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन न्यायालय के अंदर इनकी दलील नहीं बची तो इस याचिका को उन्होंने विड्रॉ किया, वापस लिया। यह सवाल हर नागरिक आज पूछ रहा है। गली मोहल्ले में शोर मचाते हो, झूठ बोलते हो, जब न्याय के मंदिर के सामने अपनी दलील रखने की बारी आई तो यह याचिका विड्रॉ क्यों करनी पड़ी? इस सवाल का उत्तर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो पापी आप हो, चाहे सारे भ्रष्टाचारी दल जो मैंने बताया जिन्होंने जनता की कमाई को लूटा है, उनको यह उत्तर जरूर देना चाहिए। और मैं इतना ही कह के अंत करूंगा, सत्य में बहुत ताकत होती है, सच्चाई, ईमानदारी। आप संख्या में तो 14 हो सकते हैं, लेकिन आपके पास यह ताकत नहीं है कि जो एक मुहिम हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री जी ने छेड़ी है, जो जांच एजेंसियां ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, कानूनी तरीके से कर रही हैं, उसको आप रोक सको। और आज सर्वोच्च न्यायालय की मोहर लगने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि न्याय, ईमानदारी, सच्चाई और कानून वो किस तरफ है। धन्यवाद। सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई थी विपक्षी पार्टियों की अर्जियों में, जो दलीलें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी, तो उन्होंने फिर अर्जी अपनी वापस क्यों ली, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उनकी इन मांगों को खारिज किया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन आपको सुनवाते हैं कि कैसे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और तमाम मंत्रियों ने कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है, शुरुआत सबसे पहले दिखाते हैं आपको, उस पर डिबेट में आएंगे। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने के बाद जब जांच शुरू होती है तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी सदन रोकने का काम करते हैं। सभी भ्रष्टाचारी एक मंच पर आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जनता में भी इनका चेहरा बेनकाब हुआ है और कोर्ट में भी असलियत जानने का मौका मिला।
तो आपने सुना, आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस डिबेट पर जुड़ चुके हैं, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। डॉक्टर राजदीप रॉय बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आसाम के सिलचर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले डॉक्टर राजदीप रॉय बीजेपी सांसद। सर, आपने अभी अभी सुना डॉक्टर राजदीप क्या गौरव भाटिया कह रहे थे कि अगर सच्चाई होती विपक्षी पार्टियों की एक साथ हल्ला बोल में तो जरूर सुनी जाती, जरूर उनकी आवाज को सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे लताड़ा है कि आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, आम आदमी की तरह हैं आप। तो जैसे ही एक आम आदमी के साथ तमाम एजेंसियां काम करती है, वैसे ही आपको भी ट्रीट किया जाएगा, आपसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। डॉक्टर राजदीप रॉय। नमस्ते आपकी सभी दर्शकों को, आपको भी और मेरी सभी पैनलिस्ट को। मेरे को थोड़ा 2 मिनट का मोहलत दिया जाए। मैं थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूं ये सारे चीज को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये 14 जो पार्टी का कॉमन याचिका है, पिटीशन है, उन्होंने लिखते समय लिखा है दे कमांड 42% ऑफ द इलेक्टोरेट एज पर द 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स आर कंसर्न। और उसका बाद जो इलेक्शन हुआ है, जो असेंबली इलेक्शन, उसमें उन लोगों को 45% ऑफ द वोट मिला है। इनको केस को सजाया। और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जब उनका बात रखा, उनका केस को आर्ग्यू करने गया, तब महामान्य अदालत का मानना यह था, जो 2 बेंच जज था, इन्होंने बोला है कि पॉलिटिशियंस आर कॉमन सिटीजन। अगर आप कॉमन सिटीजन नहीं हो सकते तो आप पॉलिटिशियन भी नहीं हो सकते। उसका बाद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का बात आता है। तो ऑब्वियसली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का पहला स्टेज है सिटीजन। और भारतवर्ष का कानून व्यवस्था ऐसा है कि आप सब समान है। वी आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, इवन इफ यू आर ए प्राइम मिनिस्टर। और कुछ प्रिविलेजेस को छोड़ के बाकी एब्सोल्युटली यू आर इक्वल। तो मेरे ख्याल से ये जो 14 पॉलिटिकल पार्टी को करारा एक झटका लगा है, तमाचा लगा है, बिकॉज दे हैव बीन फाइटिंग ए पॉलिटिकल बैटल। और इनका ये जो जॉर्ज सोरोस, बीबीसी, अमेरिकन स्टेट, जर्मन स्टेट का जो बार बार आता रहा, ये भारत का डेमोक्रेसी का ऊपर उनका नजर है, उनका खतरा है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट का बाद इनको लगभग पता चल गया जे आवर इंस्टीट्यूशन आर इंडिपेंडेंट, दे आर हेल्ड बाय पीपल ऑफ हाई मोरालिटी, हाई प्रैक्टिसेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मेरे ख्याल से अभी इनका पास और कोई चारा नहीं था अभिषेक मनु सिंघवी जी का पास, सिवाय ये याचिका को वापस ले ले। क्योंकि एक बार याचिका खारिज हो गया तो मान लीजिए ये कभी भी और कोर्ट में जा नहीं सकते। तो बाद में कोर्ट जाने का एक बंदोबस्त उन्होंने करके रखा, इसलिए शायद इसको उन्होंने विड्रॉ किया। मेरा प्रारंभिक रिमार्क ऐसा है। हाँ, ठीक है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ सांसद डॉक्टर राजदीप रॉय। बहुत बड़ी बात इन्होंने की है। 2024 के लिए जो प्लानिंग थी, जो तैयारी थी, उस पर पानी फेरा गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी देखिए आपने प्रधानमंत्री को भी पिछले हफ्ते सुना होगा, उन्होंने सीबीआई दिवस पर उन्होंने कैसे हौसला अफजाई सीबीआई के तमाम बड़े अफसरों की। और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे उस दिन कहा था कि आम नागरिक हम सब हैं और सब पर समान कार्यवाही होगी। हमारे देश की जांच एजेंसियां बहुत मेहनत करती हैं, तब जा करके देश की रक्षा हमारे देश की जांच एजेंसियां करती हैं, तमाम खबरों को देती हैं और पहले से ही सुरक्षा कवच के तौर पर काम करती हैं। और अभी अभी डॉक्टर राजदीप को भी आपने सुना, वो भी एक ही बात कह रहे थे कि किसी को भी स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। आप ये कहेंगे कि हमसे इतने बजे पूछताछ हो या नहीं हो, क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हम ही से पूछताछ हो रहा है। बेसत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जा रही है, हम ही क्यों टारगेट में हैं? तहसीन जी, प्रीति जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत कर रहा इसलिए शुक्रगुजार हूं। और डॉक्टर राजदीप जी की बात मैंने ध्यान से सुना, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और उनसे मैं, आप तो जानते हैं मैं बीजेपी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स उन्होंने कहा उनसे मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं उन पर आता हूं, लेकिन पहले इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। खुद सरकार की जो डेटा है वो बताता है कि सीबीआई के 121 रेड के अंदर, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 114 रेड विपक्ष पर हुए और मात्र 6 हुए भाजपा और उनके एलाइज पे। और ईडी के 115 रेड के अंदर 109 हुए विपक्ष पर और सिर्फ 5 या 6 हुए भाजपा और उनके एलाइज के ऊपर।
तो इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। ईडी अपना केस कॉन्विक्ट ही नहीं कर पाती क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है। और जो चेंजेस लाए थे 2018 में ईडी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस बिल के तहत, मुझे लगता है वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। खास करके वो प्रावधान कि कॉपीराइट भी ईडी के अंदर आता है। लेकिन इन सब बातों को रखते हुए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, राजदीप जी से। ये एक पॉलिटिकल बैटल है, ये कोर्ट में नहीं लड़ा जा सकता। कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, जो स्पेसिफिक इंस्टेंस है दुरुपयोग का, जैसे संजय राउत वाला केस था, आप कोर्ट में स्पेसिफिक इंस्टेंस पे जा सकते हैं। देखिए, ईडी का कानून है, सीबीआई का कानून है, वो दिल्ली पुलिस एक्ट के नीचे आता है। आप या तो कानून को खारिज कर दीजिए कि कौन सा कोर्ट आपको कोर्ट डायरेक्शंस कैसे देगा। ये मुझे ऑनेस्टली ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में आए, भाजपा इस देश के लिए बुरी है, लेकिन कौन इनको ये लीगल एडवाइस देता है। जिस दिन मुझे पता चला ये 14 पार्टीज ने फाइल किए, उसी दिन मैं, आप यकीन मानिए प्रीति जी, उसी दिन जानता था कि जजमेंट आएगा और कोर्ट का जजमेंट सही है, इसके अंदर गलत नहीं है। कैसे कोर्ट डायरेक्शन देगा, किस आधार पर डायरेक्शन देगा? ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होकर कोर्ट कहेगा आप इसके लिए सेपरेट जांच कीजिए, उनके लिए सेपरेट। हाँ, जिस जांच में आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आप उन केस को लेके जाइए। मैं जो कुछ केसेस में मैं इन्वॉल्व हूं, कुछ रिट पिटीशंस में, वो स्पेसिफिक केसेस है। आज भी उसकी लिस्टिंग हुई, कोर्ट ने उसकी डेट दी है और कोर्ट में उसकी आर्ग्यूमेंट होगी। उन केसेस को हमने विड्रॉ नहीं किया, वो ईडी के खिलाफ केस है, वो होगा, उस पर डिबेट होगा। लेकिन विपक्ष को अगर जीतना है, एक लास्ट लाइन कहता हूं, विपक्ष को जीतना है, एक लास्ट लाइन है, आपकी पॉलिटिकल लड़ाई जमीन पे लड़िए, मीडिया को गाली दो, कोर्ट में जाओ। जितनी सियासी लड़ाई आप कोर्ट में लड़ोगे, उतना आपका नुकसान होगा। पॉलिटिकल फाइट्स, दंगल बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। यश श्रीवास्तव से ये सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं और हमारे साथ संजय राणा भी हैं, आपके पास भी आती हूं मैं। हमारे संवाददाता अली शरर भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए। अली शरर, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है और 14 बड़ी पार्टियां विपक्ष की गई थी उनके पास, लेकिन सीधे सीधे याचिका खारिज। पूरी जानकारी। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई थी, क्योंकि कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक पार्टियों ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग को लेकर के आज एक कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी साफ तौर पर आज नकार दिया गया, यानी कि याचिका खारिज हो गई है। और ये कहा गया है मुख्य न्यायाधीश ने कि आपके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, आप हम नेताओं पे जो शिकंजा कसा जा रहा है वो आरोप के आधार पर ही है, यानी कि कुछ अलग से नहीं है। इसको लेते हुए टिप्पणी के साथ साथ नकार दिया गया। अब ये कहा जा सकता है कि ईडी सीबीआई जिस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, विपक्षी कहीं ना कहीं परेशान है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं राहत नहीं मिली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का रुख इसीलिए किया था, इसीलिए राहत नहीं मिली है। लेकिन 2024 की नजर से अगर हम देखें तो भी बहुत बड़ा झटका है अली, बहुत बड़ा झटका, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों को ये डर था कि आज उसकी बारी है, कल हमारी बारी होगी, और ये ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे कि 3 लेयर में हो, पहले जांच पड़ताल हो, अच्छे से जानकारी ली जाए, उसके बाद फिर हम पे हाथ डाला जाए। लेकिन ऐसे में अब तो सीधे सीधे मना हो गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं, आप भी एक आम नागरिक हैं और आपके साथ भी सलूक आम नागरिक जैसा होगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर यही नकारते हुए, जो याचिका लगाई थी उसको नकारते हुए यही कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, आपके लिए कोई अलग से कानून नहीं हो सकता। 14 विपक्षी पार्टी जो इकट्ठी होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था, आज उन्हें तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आज साफ तौर पर कर दिया गया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को नकार दिया है। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो विपक्षी हैं या जो जिन पे आरोप लगे हुए हैं, उन पे जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है और कसेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि साल 2014 के बाद जो साल 2021 और 22 का आंकड़ा है, वो इन पूरे मामलों में 600% बढ़ा है, यानी कि 600% ये मामले ज्यादा बड़े हैं, जिनमें विपक्षी नेताओं के सबसे ज्यादा नाम है, जो बड़े बड़े घोटालों में शामिल हैं, और उन घोटालों की जांच ईडी और सीबीआई द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी हैं वो अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कानून कोई अलग से नहीं है और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अली शर्त तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता। यश, आपने तहसीन पूनावाला को भी सुना, वो कह रहे हैं कि जितनी लड़ाई है ये पॉलिटिकल राजनीति की, वो जमीन पर लड़िए, कोर्ट के बाहर लड़िए। आप जितने चक्कर काटेंगे कोर्ट के, उतना ही पार्टी को नुकसान होगा। और सुप्रीम कोर्ट की जब कार्यवाही चल रही थी, तब आपने सुना ही होगा कि जो 14 बड़ी पार्टियां, उनकी याचिकाओं को सिरे से खारिज किया है उन्होंने। कह रहे हैं कि आप आम आदमी, आपको क्यों हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे।
देखिए पूनावाला जी थोड़ा सा तेज। हाँ, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए पूनावाला जी सीनियर हैं और शायद वकालत के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन न्यायालय ने यदि याचिका खारिज करती है तो उससे यह तय नहीं हो जाता है कि सीबीआई और ईडी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में विपक्षी दल गलत है या उनकी जो याचिका है उसका कोई अर्थ बनता है या नहीं बनता है। हाँ। इसी उच्चतम न्यायालय ने हफ्ते भर पहले बोला है कि यदि हेट स्पीच कर नहीं हो रही है तो स्टेट इंपॉर्टेंट है। क्या वो चीज किसी को याद है? नहीं याद है तो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि ये हमारी जांच एजेंसियां इतनी सक्रिय हैं तो प्रज्ञा ठाकुर नाम की एक महिला हैं जो बहुत लंबे समय से अदालत में नहीं पेश हो रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है, जबकि वो हर जगह मिलती हैं, बास्केटबॉल खेलती हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, दशहरे में भी जाती हैं, वहां भी राजनीति का प्रचार करती हैं। क्या इसकी कोई जांच कर पा रही हैं हमारी एजेंसियां? पूनावाला जी ने और बाकी सभी सदस्यों ने जो बताया और आपके जो करेस्पॉन्डेंट है उन्होंने भी बताया, जो गणित है ईडी और सीबीआई की रेट्स का, जो परसेंटेज है विपक्ष बनाम भाजपा के लोगों पर, वो क्या है? क्या ये मान लिया जाए कि याचिका खारिज हो जाने से ये सारी एजेंसियां जो हैं ये बिल्कुल सही काम कर रही हैं, पक्का हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। यदि ऐसा होता तो मैं आपको और कुछ केसेस याद दिला देता हूं। मोनू मानेसर है, राम भक्त गोपाल हैं जो अपने नाम में राम भक्त लगाते हैं लेकिन गोली चलाते हुए दिखते हैं। अभी ये लोग किस स्तर पे हैं राजनीति में, इनको किनका सपोर्ट है, ये खुलेआम कैसे बंदूकधारियों के साथ घूम रहे हैं? क्या इन पर जांच एजेंसियों की नजर नहीं पड़ती? इसी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब पेगासस के बारे में सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी, खुद एक जांच का ऑर्डर दिया था। उसके बाद अभी खबर आती है कि भारत सरकार जो है वो फिर एक नया पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर खरीदने की तैयारी में है। तो कम से कम भाजपा तो ये बात करे ही ना कि सुप्रीम कोर्ट का मान कौन रखता है कौन नहीं रखता है, ये तो साफ दिख रहा है। रहा सवाल याचिका खारिज हो जाने से राजनीतिक लड़ाई के हनन होने का या हमें उस लड़ाई से क्या होगा, तो लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये बात मैं पूरी जनता को बता दूं। लड़ाई राजनीति की नहीं है, कांग्रेस के वर्चस्व की नहीं है। लड़ाई तो अब इस बात की है कि इस देश में लोकतंत्र होगा या नहीं होगा। यदि इस तरीके से अपने मनमानी से विपक्ष को तो यही तो कह रही है करना, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा, लोकतंत्र है, सब बराबर है, आप स्पेशल अधिकार मत मांगिए। अगर जांच कर रही है जांच एजेंसियां तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी कर रही है, और अगर आप पाक साफ है तो बच जाएंगे, फिर इसमें शिकायत करने की क्या बात है? संजय राणा हमारे साथ राजनीतिक मैडम यदि ऐसा ही है, यदि यही बात है, तो फिर जिस व्यक्ति का कोई सरोकार ही नहीं है उसकी शिकायत पे राहुल गांधी जी की सांसदी रद्द करने तक की बात पहुंच जाती है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचा है। संजय राणा, जब लोकतंत्र नहीं बचा है देश में, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही कहा कि आपकी याचिका या ये एक थोप देने वाली याचिका है कि हमारे साथ ऐसा सलूक किया जाए, ये क्राइटेरियाज हैं, उसके बाद हम इन क्राइटेरियाज में आते हैं क्योंकि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्योंकि हम फला हैं, क्योंकि हम ढिमकाना है, तो ऐसे में हमारे साथ ये नहीं मैं ये पूछ रहा हूं। ठीक है, अच्छा मैं आती हूँ ना आपके पास। संजय राणा को सुनने नहीं प्रीति जी, ये बात मुझे कहने दीजिए। इनको भी तो दे देते हैं ना, दे देते हैं, पर मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ हमारी याचिका ये नहीं है कि हम सांसद हैं तो हम पर कार्रवाई ना। हमारी याचिका मूल रूप से ये है कि ऐसा ही क्यों है कि हमारे और बीजेपी के लोगों पर जो रेड होती है या जो भी जांच कार्रवाई होती है उसका अनुपात इतना ज्यादा ऊपर नीचे क्यों है? 5% और 95% क्यों है? याचिका का जो मूल भाव है वो तो ये है। हम इस इम्बैलेंस के खिलाफ खड़े हैं। तो इसका सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि जितना आप कह रहे हैं कि एक परसेंटेज है, जैसे 95% आप बता रहे हो 5%, मैं कह रही हूँ इन जांच एजेंसियों, मैं कह रही हूँ 95% अगर विपक्षियों पर जांच एजेंसियां बिठाई जा रही हैं तो क्या वहाँ कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपने बंगाल में देखा था ना, क्या कुछ मिला था नहीं मिला था, कैसे गाड़ियों में भर भर के पैसे लेके सीबीआई वहां से निकली थी। संजय राणा, आपसे जो सवाल पूछा, मैडम बंगाल के पास में त्रिपुरा है, वहाँ पे हेरोइन मिली है बीजेपी के नेता की गाड़ी में। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा संजय राणा को सुन लेते हैं। धैर्य रखिए। गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग फेलो पैनलिस्ट। अभी मैं तहसीन पूनावाला जी को सुन रहा था। देखिए तहसीन बहुत अच्छे नरेटर भी हैं, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं। उन्होंने बहुत साफ सुथरी बात
स्पष्ट तरीके से रखा। मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी बातों का। देखिए, जहां तक ईडी का सवाल होता है, जहां तक कोर्ट के फैसले का है, तो देखिए ईडी जिनमें जो भी कार्रवाई की, 112 केस हुआ थे 2013 से, 2004 से 2013, उसके बाद बढ़कर के 3100 कुछ हो गए। और अब रिकवरी देखेंगे ईडी की तकरीबन 1,04,000 करोड़ रुपए है, पहले 4,145 करोड़ रुपए था। तो ये डेटा का अंतर है। जब भी हमारे मित्र बोल रहे थे 45 और 5%, देखिए अगर जब कन्विक्शन की बात करते हैं, जब हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो 1% है, उसमें 96% सिर्फ नेता हैं। तो नेता जिसके यहाँ भी रेड मारा गया है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर दोषी पाया गया है, वो जेल में या उस पर कार्रवाई हो रही है। नंबर 1, आपने देखा होगा प्रीति जी, पूरा जो समीकरण आज के दौर में विपक्षी पार्टियों का चल रहा है, समीकरण क्या चल रहा है? ईडी। समीकरण क्या चल रहा है? अदानी। समीकरण क्या चल रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन। भाई अभी हमारे मित्र बोले थे राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। भैया राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन किसी ने, गवर्नमेंट ने किया? वो तो कोर्ट ने किया ना। और आपको पता होना चाहिए कौन किस एक्ट के अंतर्गत आता है। आप अगर एक्ट आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक्ट भेज देता, नहीं तो अपने परम मित्र तहसीन पूरा महाराज से पूछ सकते हैं कि वो किस एक्ट के तहत आता है और क्यों हुआ। और राहुल गांधी जी पहले कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। उनके पहले 10 और लोगों की जा चुकी है और एक कांग्रेसी नेता थे और उनकी सदस्यता वापस भी आई है। तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्षी पार्टी किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तहसीन भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है। जो पॉलिटिकल चीज है, अगर आपको लगता है सरकार कहीं गलत कर रही है तो उसको पॉलिटिकली घेरिए, उनकी कमियों को उजागर कीजिए और जनता के बीच जाइए। आप जनता के बीच नहीं जा रहे हो और जा रहे हो कहां पे? कोर्ट में। कोर्ट में क्या बात होती है? वो सत्यता पे होता है। जो भी होगा फैक्ट्स एज पर द लॉ होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी स्ट्रेटेजी फेल है। अभी तहसीन ने भी यही बात बोली है कि विपक्षियों के पास, हमें नहीं समझ में आ रहा है, उन्होंने भी यही कहा, मैं भी यही बोल रहा हूं कि इनके स्ट्रेटेजिस्ट कौन है, उनके एडवाइजर कौन है जो इस तरह की एडवाइस देते हैं। देखिए, कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे लोअर कोर्ट हो, वो फैक्ट्स पे डिसीजन देंगे। वो आपके चेहरे देख के नहीं देंगे कि आप राजकुमार हो या संजय राणा हो या तहसीन पूनावाला हो। वो फैक्ट जिसके तरफ होगा उसके हिसाब से डिसीजन होगा। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। ठीक है, राजदीप रॉय के पास हम चलेंगे, सांसद हमारे साथ। राजदीप जी, अभी 3 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि करप्शन के खिलाफ पूरे देश की लड़ाई है। जांच एजेंसियां उसमें हमारा सहयोग करती हैं और जिन पर भी ये चाबुक चल रहा है, जिन पर भी ये जांच हो रही है, वो अपना काम कर रही है। भले ही विपक्षी पार्टियां कुछ भी कहे, कहीं ना कहीं वहां से भी ये मामला पूरा ट्रिगर हुआ है। राजदीप रॉय जी, प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद देखिए, आप तो ये नहीं कहना चाहते कि महामान्य अदालत का राय, आज का जो राय आया हुआ है, वो प्रधानमंत्री का राय का मतलब सब्सिक्वेंट वो है, जजमेंट है? इट इज नॉट लाइक दैट। यू कैनॉट डिमीन द ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लाइक दैट, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने अपना मेरिट, केस का मेरिट को देख के, अपना दिमाग लगा के, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ दे हैव गिवन दिस जजमेंट। बट आई मस्ट टेल समथिंग एल्स ऑल्सो। आज ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग के ऊपर कार्रवाई हो रहा है वो ऑपोजिशन का कार्रवाई। आप देखिए, मनीष सिसोदिया जी ने कितने बार बेल के लिए अप्लाई किया, और मनीष सिसोदिया का बेल पिटीशन अगर रिजेक्ट हुआ है, दिस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट दैट ही इज ए ऑपोजिशन लीडर। इसलिए सत्येंद्र जैन का मामले में क्या हुआ, कितना बार बेल पिटीशन इन्होंने मूव किया? हार्ड फैक्ट्स है बोल के अदालत ऐसा राय दिया। आपने, हमारा दोस्त अभी उन्होंने बोला है राहुल गांधी का बारे में, राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई सूरत की कोर्ट ने किया बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एन एमएलए फ्रॉम एन ओबीसी कम्युनिटी बाय द टाइटल ऑफ मोदी। लोकसभा स्पीकर जी को क्या करना था? बस उस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना था। और पहले जयललिता जी और लालू प्रसाद यादव जी का भी ऐसे हुआ था। कुछ दिन पहले हमारे और एक साथी का हुआ है, उन्होंने, उनको रिप्लाई मिला, ही हैज कम बैक एज अ दिस थिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मेरे ख्याल से ये जो सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, यू शुड नॉट बी अ बैड लूजर। जब भी आप हार जाते हो, जब भी आप थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर फेवर, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट को सुन रहा है, गवर्नमेंट को सुन रहा है, मोदी जी को सुन रहा है, इलेक्शन कमीशन भी वैसे ही एक्ट कर रहा है, सीबीआई, ईडी, फेरा सब वैसे ही एक्ट कर रहा है, ऐसे बोलना, इट इज लाइक डिमीनिंग द इंस्टीट्यूट, सम ऑफ द इंस्टीट्यूट व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय योर फोरफादर्स। ऐसे बोलना मतलब लेकिन आरोप यश ने भी प्रवक्ता है, इट ब्रिंग्स अ बैड लाइट ऑन द इंडियन गवर्नमेंट। कांग्रेस के यश का सवाल था कि लोकतंत्र खतरे में है, सीधा सीधा। अब ये जो आज याचिका खारिज हुई है, उसके बाद से तो हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। राजदीप जी, नहीं, लोकतंत्र खतरे में कैसे है? आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायाधीश ने राय दिया है कि इसको मतलब
politicians or elected representatives are only meager citizens. They are not above the law. They are not above the constitution of the country, which has been framed by the forefathers of today's Congress leaders. So how can you say that? तो मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के लोगों को ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करके देश को ये लोग छोटा कर रहे हैं, और बाकी जब ये बाहर ले जाते हैं, जर्मनी के पास जाते हैं, यूएस के पास जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जाके ये लोग ऐसे बोलते हैं, तो बोलने का वजूद क्या होता है कि यू आर ब्रिंगिंग योर ओन कंट्री डाउन, यू आर ब्रिंगिंग योर ओन होम डाउन। ये देश को छोटा करने वाला बयान हो जाता है, देश को छोटा करने वाला बयान। तहसीन पूनावाला से जवाब लेंगे हम आपको, जो अभी राजदीप रॉय ने कहा है। तो ये जो 14 पार्टियां हैं जो लगातार शिकायत कर रही थी, इस वक्त जिस तरीके से सरकार चल रही है, उनका कहना था कि सरकार दबाव बना रही है, लोकतंत्र खतरे में है। तमाम जो पार्टियां थी उनके नाम गिनवा देते हैं। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार, जो पार्टियां थी, किन किन नेताओं पर जो कार्यवाही हुई है, आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके ऊपर कार्यवाही हुई थी। शिवसेना के नेता संजय राउत, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के पूर्व मंत्री नवाब मलिक, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, साथ ही एनसीपी नेता अनिल देशमुख, शिवसेना उद्धव गुट नेता अनिल परब। और कौन सी पार्टियां, जिन पार्टियों ने याचिका लगाई थी वो भी आपको बता दे तो कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये तमाम वो पार्टियां हैं, वो 14 दल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाई थी। अभी तहसीन पूनावाला, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, आपने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, इसे आप कोर्ट में नहीं लड़ सकते, आपकी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है तहसीन। लेकिन ऐसे में मैं आपसे, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के बारे में बता रहे थे, राइट टू रिबूटल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये यहाँ कैसे अप्लाई होता है, इसको कैसे समझें उस पूरे मामले में। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता यश ने कहा बिल्कुल सही कहा। मैं मानता हूँ इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको स्पेसिफिक केसेस में आपको जाना होगा, जैसे संजय राउत वाला केस था, जैसे प्रज्ञा ठाकुर के बारे में जब उन्होंने कहा प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर मैंने की, उसके लिए आप कोर्ट गए, तो आपको स्पेसिफिक, अब एक राज्य जिसमें ईडी का दुरुपयोग हो गया, स्पेसिफिक केस, स्पेसिफिक चीजें हम बता रहे कोर्ट के अंदर। आप अगर कोर्ट में एक वेग पिटीशन ले जाओगे जिसमें आप कहेंगे जनरल डायरेक्शंस दो, कोर्ट दे ही नहीं सकता है, क्योंकि पहली चीज, कोर्ट कानून नहीं बनाता। कोर्ट कैसे आपको गाइडलाइंस देगा? या तो कोर्ट उस कानून को स्ट्राइक डाउन करेगा, या तो आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कानून में अल्ट्रा वायस क्या है। जैसे भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर राजदीप जी ने बताया, ठीक है, आप ये कह सकते कि विपक्ष के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो दुरुपयोग हो रहा है, क्या वो कानून की प्रक्रिया में है? जो ईडी, अगर कॉपीराइट का केस होता है, वो पार्लियामेंट ने पास किया, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप गाइडलाइंस कैसे देंगे उस लॉ के खिलाफ? तो कहीं ना कहीं ये गलत पिटीशन थी। दूसरी चीज, मैं मानता हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, सियासी लड़ाई कोर्ट में ना लड़े, ये गलत होती। अगर आप सियासी लड़ाई कोर्ट में लड़ोगे, तब उस मुल्क में जहां सियासी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है, वहां पे लोकतंत्र खत्म हो जाता है, बहुत जल्द होता है। आपको ज्यादा दूर नहीं देखना है, सिर्फ पड़ोस में पाकिस्तान में देखो, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन कोर्ट आपके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को समन करेगा। ये पाकिस्तान में हुआ है। पॉलिटिकल लड़ाई कोर्ट्स में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। मैं कोर्ट्स के प्रति बहुत आदर सम्मान कह रहा हूं। प्लीज डोंट फाइट पॉलिटिकल बैटल्स। पॉलिटिकल बैटल्स आप लड़िए। तीसरी चीज, ये नहीं है कि कोर्ट्स सरकार पे क्लैम्प डाउन नहीं कर रही। हेट स्पीच की बात आई, आज सुबह जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था मीडिया चैनल को लेकर, उसने सरकार को फटकार लगाया, सरकार को कहा कि सरकार का क्रिटिसिज्म देश का क्रिटिसिज्म नहीं होता। ये सील कवर्स कोर्ट में बंद किया। तो कहीं ना कहीं आपको केस स्पेसिफिक लेकर जाना होगा। हाँ, ये सवाल उठता है कि विपक्ष पे क्यों कार्रवाई हो रही, ज्यादा कार्रवाई हो रही, इस पे जरूर सवाल बनता है, लेकिन वो सवाल आपको आवाम के सामने नहीं, लेकिन आप भी अभी ठीक है, लेकिन आपका भी एक बार आप भी ऐसा कहते हैं कि लोकतंत्र जो हमारी डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। जिस तरीके से देश चल रहा है, वैसे कहीं पर भी ये जो डेमोक्रेसी है वो हम नहीं देखते। हमारे देश में पता नहीं ऐसा क्यों होता। कई बार आपने भी कहा तहसीन। ऐसे में अभी राजदीप ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, डॉक्टर राजदीप ने, उन्होंने कहा था कि जब भी आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है या हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तो आप अपने देश को ही छोटा करते हो, आप अपने देश को ही छोटा बना देते हैं।
नहीं, बोलिए। एक तो अगर मैं कहूं कि सरकार कुछ गलत काम करे जिससे लोकतंत्र खतरे में था, ये देश का क्रिटिसिज्म नहीं है। आज ही सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं। मैं सुबह शाम सरकार की आलोचना करता हूं और करता रहूंगा। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा लोकतांत्रिक और इससे ज्यादा देशभक्ति का काम नहीं कि आप सरकार की आलोचना करो। सरकार को भी इससे बचना होगा कि जब भी सरकार की आलोचना हो वो देश की आलोचना होगी। सरकार की आलोचना, माननीय प्रधानमंत्री की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। सरकार और प्रधानमंत्री को जाना होगा 2024 से, तब देश बचेगा, तब लोकतंत्र बचेगा। ये दोनों चीजों में फर्क है। सरकार अपने आप को देश ना बनाए, किराएदार है, जाति मकान नहीं है, मकान छोड़कर जाना होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है सबसे बड़ा एंटी नेशनल स्टेटमेंट माननीय प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू जी का था, जिन्होंने कहा कुछ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंटी नेशनल है। मुझे लगता है इससे बड़ा एंटी नेशनल काम कुछ नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटन जजमेंट में दिया मौजूदा ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ेगा। आपने पार्लियामेंट में उसका टेन्योर बढ़ा दिया, 12 विपक्ष के एमपीज को आपने सस्पेंड किया। मैं समझता हूं इन चीजों पर भी डिबेट होनी चाहिए। तो सरकार भी गलत काम करती जिससे लोकतंत्र को खतरा होता है, लेकिन सरकार अपने आप को देश ना बनाए, देश और सरकार में अंतर होता है। ठीक है, सरकार अपने आप को देश ना बनाए, देश और सरकार में अंतर होता है। संजय राणा, बहुत बड़ी बात है ये जो याचिका खारिज हुई आज सुप्रीम कोर्ट से, इससे 2024 की राह कितनी मुश्किल होती है विपक्षियों के लिए? प्रीति, आपने बहुत अच्छा एक सेंटेंस बोला, सरकार देश ना समझे और इसको वो मुद्दा ना बने। देखिए, ऐसा है कि क्रिटिसिज्म करना विपक्षियों का काम है, उनको करते रहना चाहिए और हमेशा अच्छे क्रिटिक्स को अपने पास रखना चाहिए। अगर आपको तरक्की करनी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो सरकार पे अगर प्रश्न चिन्ह चाहे वो तहसीन भाई उठाएं, चाहे विपक्षी पार्टी उठाएं तथ्यात्मक, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यही चीज अगर आप विदेश की धरती पे जाके करते हो तो वो एंटी नेशनल है। एंटी नेशनल इस देश में बैठ के सरकार को कोसना या सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। लेकिन यही चीज आकर के अगर हम यूएस में बोलेंगे कि हमारे देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हो गया है, हमारी सरकार तानाशाह हो गई है, तो वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है जिससे हमें बचना चाहिए। अब आप आके मुख्य मुद्दे पे, प्रीति जी, आपको कहीं से भी लगता है कि ईडी के मुद्दे से, ईडी की गिरफ्तारी से किसी भी जनता को फर्क पड़ता है? आपको ऐसा लगता है कि इस पे वोट बैंक या वोट ए से वोट बी में शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। विपक्षी पार्टियों को समझना चाहिए कि राजनीति किस दिशा में जा रही है, इस देश में नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं। इस देश में प्रधानमंत्री ने नैरेटिव सेट किया है कि भैया करप्शन फ्री, तो कहीं ना कहीं जनता को समझाने में सफल हो रहे हैं और जनता उनकी बात मान रही है। अगर वही चीज विपक्षियों को करना है, अगर अपने नैरेटिव सेट करना, तो उनको अपना नैरेटिव सेट करके जनता के बीच जाना पड़ेगा, मैसेजिंग जनता के साथ करना पड़ेगा, तभी जाके चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता है। एक सवाल डॉक्टर आदिप से मैं लेना चाहूंगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे सिद्धार्थ, आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने कहा था देखिए हमारी जो याचिका थी वो इसलिए थी कि जो एजेंसियां अपना काम कर रही है, जो कार्यवाही हो रही है, आप नंबर ऑफ परसेंटेज देखिए, आप देखिए कि कितने परसेंट में जो बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो रही है। आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के लोग पाक साफ हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, ये वो लोग हैं जो सत्यवादी हैं, आप ये नहीं कह सकते। लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज में आप देखिए तो जहां 95% विपक्षियों के ऊपर एजेंसियां कार्यवाही कर रही है, तो वहीं बहुत कम परसेंट में जो बीजेपी के लोग हैं उनके ऊपर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? डॉक्टर राजदीप, देखिए, आपने स्टैटिस्टिक्स अच्छा बोला है, मैं स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा कुछ ऐड करके देता हूं। आज का दिन में जितने सीबीआई करप्टेड केस है, करप्शन के अगेंस्ट है, उसमें 96% आर अगेंस्ट द पॉलिटिशियन, आउट ऑफ विच आपका कहने का मुताबिक 85% आर अगेंस्ट द ऑपोजिशन पॉलिटिशियन। जब 2014 का पहले का आंकड़ा अगर आप देखें तो 65% ऑफ द केसेस वेयर अगेंस्ट द ऑपोजिशन लीडर्स ऑफ दैट टाइम। सो 65% और 85% में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि 2004 से 2014 का जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचारियों द्वारा परिचालित सरकार है। और हमने बोला है हम जब पावर में आएंगे तो ये खुले छूट देंगे सीबीआई, ईडी, करप्शन वाले को ये सब का कार्रवाई होने के लिए। इसके लिए अगर केस अगर बढ़ गया है तो हम कह नहीं सकते। आपका अगर स्टैटिस्टिक्स राइट है तो आई एग्री, बट एक चीज मैं दूसरा एक सवाल आपका मैं थोड़ा आंसर करना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी ने लोकसभा में कुछ दिन पहले बोला था
कि आई एक्सपेक्ट, मैं चाहता हूं कि कोई ऑपोजिशन के लोग कुछ अगर पॉलिसी लेके आए, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे कि मोदी जी इस चीज को ऐसा ना करे वैसे करे, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा मैं आलोचना कर सकता हूं, इसके ऊपर हम थोड़ा कार्रवाई कर सकते हैं। ही इज ओपन टू आइडियाज फ्रॉम द ऑपोजिशन, उन्होंने कभी ना नहीं बोला है। लेकिन ऑपोजिशन का क्या है, हम हमेशा देखते हैं कि राहुल गांधी जी का जो भाषा है, जो बोलने का लैंग्वेज है, इनकी जो क्वेश्चन है, ठीक 9 बजे इनका जो ट्वीट आता है वो पाकिस्तान से किसी ना किसी से मिलता है, जो वो चाइना से किसी ना किसी से मिलता है, वो जॉर्ज सोरोस का साथ मिलता है, बीबीसी का भाषा वो है, और कभी कभार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का भाषा भी वही है। तो हमको ये सोचना, हमने कभी ये नहीं कहा है, हमने एंटाइटलमेंट का राजनीति कभी नहीं किया, हमने यहाँ पे आने का पहले नहीं बोला कि हम राज करेंगे तो जिंदगी भर राज करते रहेंगे, मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला कभी। हम भी नहीं मानते कि हम आएंगे 5 साल या 10 साल जनसेवा करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, फिर दूसरा किसी को रास्ता छोड़ देंगे, वो काम करेगा। लेकिन कांग्रेस का, विशेष करके राहुल गांधी जी का मेंटेलिटी ये है कि ये मेरिटोक्रेसी पे नहीं चलते, ये एंटाइटलमेंट का फिलॉसफी पे चलते हैं। और इनको ये कहने का जो वो दिखाया उन्होंने, आई एम नॉट ए सावरकर, आई एम ए गांधी, ही डज नॉट नो द हिस्ट्री, हाउ एंड वेयर व्हिच गांधीज हैव प्रोमोटेड सावरकर जी, और सावरकर जी नाम पे क्या क्या कुछ पहले, उनका पहले वाले जो गांधी है उन्होंने क्या किया, कैसे समझाइए परसेंटेज वाली बात कि नंबर ऑफ बहुत ज्यादा परसेंटेज में। हाँ बिल्कुल, पहले जवाब दे दीजिए तहसीन, उसके बाद मैं काउंटर सवाल पूछती हूँ जल्दी से। जी, मैं माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ऐसा क्यों है कि आप ही के सूबे में आप ही के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उस पर भाजपा व्हाइट पेपर निकालती है, फिर जब हिमंता बिस्वा शर्मा जी बीजेपी में आ जाते, केस चालू है, केस बंद नहीं हुआ, लेकिन कोई इस पे आगे नहीं होता, उनको विटनेस बनाया जाता है। ऐसे क्यों होता है कि मुकुल रॉय जी, जिन पे भाजपा एलिगेशन लगाती है, नहीं, एक चीज मुकुल रॉय जी के बारे में नहीं बोलूंगा, हिमंता बिस्वा जी के ऊपर कोई केस नहीं है, नो केस ऑन डॉक्टर एचबीएस। आई एग्री विथ यू, देयर इज नो केस। यही तो मैं कह रहा हूं सर, देयर इज नो केस। मैं आप ही की लैंग्वेज बोल रहा हूं सर, देयर इज नो केस ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। बीजेपी ने उन पे आरोप लगाया, फिर वो बीजेपी में आ गए और विटनेस बन गए, केस नहीं हुआ। यही तो मेरा रोना है सर, मुकुल रॉय पे बीजेपी ने आरोप लगाए, केस हुआ, फिर वो बीजेपी में आ गए, केस बंद हुआ, मतलब केस चालू था, उन पे कोई इंटरोगेशन नहीं हुए, वापस टीएमसी में चले गए तो केस शुरू हुआ। अजीत पवार जी जब वो एनसीपी में थे, केस हुआ, फिर वो बीजेपी में फडणवीस जी के साथ सरकार बनाए, केस था, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब एनसीपी में गए, कार्रवाई शुरू होगी। सर ये जो एजेंसीज का दुरुपयोग है, व्यापक में हम लोग कोर्ट गए थे सर, व्यापक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडी की इन्वेस्टिगेशन की, 6 बच्चों ने आत्महत्या की, 6 गरीब बच्चों ने आत्महत्या की। कितनी बार मुख्यमंत्री को बुलाया गया, कितनी बार चीफ मिनिस्टर को समन किया गया, कौन से बीजेपी के मिनिस्टर्स को समन किया गया। सवाल ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी करप्ट है कि नहीं है, सवाल है कि जहां आपका करप्शन पकड़ा जाता है वहां पर समनिंग नहीं होता है। और आप लोग क्या करते हो, ईडी का दुरुपयोग इस तरह से करते हो कि या तो ईडी बन जाती है लॉन्ड्रिंग एजेंसी, या आपको लॉन्ड्रे करते साफ कर देते, या तो बन जाती है रिक्रूटिंग एजेंसी, या आपको भाजपा में रिक्रूट। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब पहले जवाब, फिर संजय राणा, जल्दी से जवाब। राजदीप, बहुत गंभीर आरोप। देखिए, आपका जो कहना है ये एटलीस्ट मुकुल रॉय जी का बारे में तो मैं नहीं कह सकता। आई एम नॉट ए स्टैंडिंग लॉयर फॉर मुकुल रॉय एंड नॉट फॉर एटलीस्ट फॉर द पॉलिटिक्स व्हिच इज हैपनिंग इन बंगाल। आप देख रहे हैं बंगाल में क्या कैसे पॉलिटिक्स हो रहा है, और विशेष करके ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स का जो फिलॉसफी है वो एक तुष्टीकरण का राजनीति करते हुए वो कह रहे हैं कि दिस इज ए नो गो जोन फॉर रामनवमी प्रोसेशन, फॉर हनुमान प्रोसेशन, हनुमान जी का प्रोसेशन। सो ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। वी आर इन ए सेकुलर कंट्री, सो लॉ शुड बी इक्वली अप्लाइड फॉर ऑल द सेक्शन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सबके लिए। और मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र का बारे में भी आपने बोला है, देखिए लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर अजीत पवार जी का ऊपर कोई कार्यवाही होना है वो तो समय पे होगा। हमने किसी को प्रोटेक्शन नहीं दिया है, सरकार किया है, डज नॉट मीन हमने इनको क्लीन चिट दे दिया। किसी को भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट नहीं दिया हुआ है, और आगे आगे देखते रहिए क्या होता है। डेफिनेटली कोई अगर ऐसा कुछ एविडेंसेस है तो उस पर कार्रवाई सीबीआई ने तो डेफिनेटली करेगा। जो कहा तहसीन भाई का आंसर देना चाहता हूं। तहसीन भाई ने शर्मा जी के बारे में पूछा कि उनके ऊपर क्या केस है। देखिए 2009 का केस है, ये केस तो नहीं कहेंगे, एक एलिगेशन है। और आपको पता होगा जिस कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगा वो 5 और दूसरी कंट्रियों में वाटर रिसोर्स में काम कर रही थी, और डायरी पाया गया था। उसमें पता चला कि लुइस नाम के व्यक्ति ने कुछ कंसल्टेंसी फीस चार्ज की थी कंपनी से, और 200-300 करोड़ रुपए का घोटाला है। लेकिन आज तक वो साबित नहीं हो पाया, और इवन दो कोर्ट ने
रिक्वेस्ट किया, देखिए आप काबिल वकील भी हैं, आपको सब पता है, कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है यूएस काउंसुलेट से कि उनको यहाँ पे बुलाया जाए इंक्वायरी के लिए। अभी तक यूएस से कोई भी इनपुट नहीं आया कि उनको कब बुलाया जाएगा, कब भेजा जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा या पूछताछ क्या होगी। सिर्फ वो डायरी के बेसिस पे, नो डाउट भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा, उन्होंने क्वेश्चन रेस किया होगा, इसमें आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग ऑन दैट, बट लेकिन केस अभी तक नहीं है और ये बड़ा लंबा है, 5 कंट्रियों का है, सिर्फ गुवाहाटी डेवलपमेंट अथॉरिटी का नहीं है। तो ये तो हो गया तहसीन भाई, आपको सब पता है कहानी, ठीक है। अब मैं आता दे देता हूँ जी जी प्रीति जी। हाँ। हिमंता बिस्वा शर्मा जी पर अगर कोई केस नहीं है, जो मैं मानता हूँ केस नहीं है, हाँ। तो भाजपा ने बिना किसी तथ्य के इतना बड़ा व्हाइट पेपर निकाला हिमंता बिस्वा शर्मा जी पर, हाँ। और आज वो विटनेस कैसे बने, अगर पेपर नहीं आए तो विटनेस कैसे बने उसी केस में, उस केस में वो विटनेस बने। चलो मैं आपको और एक नाम देता हूँ और आप मुझे फैक्ट चेक करना है। वाईएस चौधरी नाम के एमपी टीडीपी के, भाजपा ने उन पे एलिगेशन नहीं लगाया। भाजपा ने कहा इनके पास जो पैसा आ रहा है, ये देश के बाहर का पैसा आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है, ये देश को खत्म करने के लिए पैसा आ रहा है, ये भाजपा ने आरोप लगाया। आज वाईएस चौधरी सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पे बैठे हुए सम्मानित राजदीप जी के कलीग है पार्लियामेंट के अंदर, ये भाजपा की नैतिकता। मैं यही कह रहा हूँ, ये एजेंसीज का दुरुपयोग है। तहसीन भाई, ये आरोप लगाया। तहसीन भाई एग्री, वी आर द पॉलिटिकल एनालिस्ट, वी आर सिटिंग एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, दो आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एलिगेशन लगाएगी और प्रश्न चिन्ह उठाएगा, उसका अधिकार बनता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन ये जब भी कोई चीज रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट होने के बाद जांच होती है, और आपको सब पता कैसे होता है। अगर जांच में कुछ नहीं पाया जाता है तो चाहे वो पार्टी हो चाहे वो कोर्ट हो, उसको बरी कर दिया जाता है। आपको पता होगा मोहम्मद फैजल का केस, उनको कन्विक्ट हुए थे, उनकी जो मेंबरशिप चली गई थी, वापस सुप्रीम कोर्ट ने विथड्रॉ कर दिया और वापस मेंबर बन गए। तो बहुत सी चीजें होती हैं, कानून की प्रक्रिया में होता है। ऐसा नहीं विपक्षी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो या सत्ता में, भाई आरोप तो लगाएंगे। अगर आरोप साबित होता है तो सत्य है, आरोप साबित नहीं होता है तो सत्य नहीं था, वो पाक साफ आदमी हो जाता है। आप शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे थे, आपने मुकुल रॉय की बात की, मुकुल रॉय पे भी कार्रवाई चल रही है। आपको पता है शुभेंदु अधिकारी से सितंबर 2022 में पूछताछ भी हुई थी, in spite of he is a member of भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होती है। अगर आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि एक एक केस को लेके जाना चाहिए, अगर कहीं पे त्रुटि लगती है, इस केस में कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको कोर्ट में लेके जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर केस पे पीआईएल डालनी चाहिए थी या कुछ संज्ञान लेना चाहिए था, तब इसमें कोर्ट इस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर सिर्फ ब्लैंकेट जाएंगे कि नहीं मुझे हमें सताया जा रहा है विदाउट एनीथिंग, तो नॉट मेकिंग एनी सेंस। राजदीप रॉय जी, आपने देखा शो की शुरुआत में भी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो गौरव भाटिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जो सच है, सच के साथ पूरी दुनिया होती है, और ऐसे में सच जीत गई है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। और अगर सच्चाई होती विपक्षी पार्टियों की शिकायत में तो जरूर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहूलियत के साथ हम थोड़ा ना बना देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा कानून बना देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो राय है, आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं। हाँ, हमारे तहसीन जी है, इज स्टूडेंट ऑफ लॉ, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, एनालिस्ट। हमारे पत्रकार भाई भी बहुत सुंदर से बात कर रहे हैं पॉलिटिकल और legal wise. I am not a student of law, but whatever little law I understand as a member of parliament, मेरे को आज ये बात एकदम मतलब एक तीर का जैसा लगा, that no politician should be immune from the system of law. आप किसी भी पॉलिटिशियन या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भारत के संविधान की ऊपर हम नहीं मान सकते। तो कार्रवाई अगर किसी के ऊपर होना है तो लॉ के मुताबिक होना है। एंड बिकॉज यू आर ए पॉलिटिशियन और एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इट इज मोर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इन ए प्रॉपर वे। ये एक्चुअली आज का सुप्रीम कोर्ट का राय है, और इससे ये 14 जो पॉलिटिकल पार्टी है इनका आंखें खोल दिया है, बिकॉज दे वांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, इनको स्पेशल इम्यूनिटी दिया जाए, इनके ऊपर स्पेशल कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, कोई कानून का कोई ऐसा पेच निकाला जाए कि इनको जो अपना मनमर्जी है, जो देश के अगेंस्ट में वो बोलते हैं, मोदी जी के अगेंस्ट में वो बोलते हैं, और ये हमारे भ्रष्टाचार हो गया, और हमारे जो गणतंत्र है वो उसकी कगार पे खड़ा है, देश
जहन्नुम में जा रहा है, ऐसे बोलना इनके लिए ठीक नहीं है, शोभा नहीं पाता है। मान लीजिए वो आज नहीं तो कल देश चलाने में आ जाएंगे, तब भी क्या ऐसे ही बोलेंगे, इसी भाषा से बोलेंगे, जिस भाषा से पाकिस्तान और चाइना बोलते हैं इसी भाषा से बोलेंगे। तो इनको आज का जो फटकार जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया एज पर द वर्डिक्ट, आई थिंक इट विल बी एन आई ओपनर फॉर देम, फॉर ऑल द 14 parties and mostly for people who are advising Rahul Gandhi, mostly for people who are advising Rahul Gandhi, उनको कोई मतलब लीगल स्टैंड पॉइंट से, लीगल एंगल से उनको आज का राजनीति और आज का लीगल जो स्टैंडिंग है ये सब मामला में उनको समझाया जाए क्लियर। ठीक है, तहसीन पूनावाला। देखिए, मैं दोबारा से एक बात कह रहा हूँ माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी को और संजय भाई, सवाल एजेंसीज का दुरुपयोग तब होता है, मैं दोबारा से वाइस चौधरी जी की बात कर रहा हूँ, 2021 एंड में बीजेपी ने कहा कि इनके पास जो पैसा आ रहा है 2022 एंड में जो पैसा आ रहा है ये देश को नुकसान करते, विदेश से हवाला और टेरर फंडिंग आ रही है, बीजेपी के आरोप है। फिर ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं, केस चालू है, अगर इनके पास टेरर फंडिंग आ रहा है तो आप उनको बीजेपी में क्यों लिए, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद इन पे क्या कार्रवाई हुई। यही अगर कोई विपक्ष के नेता होते क्या उनकी हालत होती। मैं शिवराज सिंह चौहान जी का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वहां पे 6 लोगों ने आत्महत्या की, कितनी बार शिवराज सिंह चौहान जी को अरेस्ट किया गया या उनके मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया गया। मैं बिल्कुल सही करता हूं, शुभेंदु अधिकारी से पूछताछ हुई, यहीं पर बात खत्म हो जाती है। अगर आप भाजपा में ज्वाइन करते टोकनिज्म में पूछताछ होती, लेकिन विपक्ष के नेताओं को आपको जेल में जाना पड़ता, जब तक संजय राउत को बेल नहीं मिलती 2 महीना 3 महीना चले जाता। यही दुरुपयोग की बात कर रहे हैं और ये दुरुपयोग बंद करना चाहिए, क्योंकि एजेंसीज को ये जानना चाहिए वो मोदी जी के लिए या सरकार के लिए काम नहीं करते, वो देश के संविधान के लिए काम करते, और देश का संविधान ये सबसे ऊपर है, ना कोई सरकार। सरकार की आलोचना हम करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन सरकार की आलोचना करना, देश की आलोचना करना बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, लेकिन उससे पहले आप लोग फाइनल कमेंट दे दीजिए। सबसे पहले शुरुआत हमारे साथ राजदीप रॉय जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप एक बार फाइनल कमेंट दे दीजिए सर, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा रिक्वेस्ट है, जो राजनीतिक जो परिमंडल है, विशेष करके विपक्ष के राजनीतिक परिमंडल है, या आत्ममंथन करे, ये देखे कि कहां से हाउ दे आर लीडिंग अ कंट्री टू व्हिच साइड। वी वांट ए रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। हम चाहते हैं कि गंभीर एक विपक्ष रहे जो हम लोगों का पॉलिसी के ऊपर बात करे, पार्लियामेंट को चलने दे, ना कि इस बार के जैसे सेशन एकदम वॉश आउट हो गया ऑलमोस्ट 100%, ऐसे वॉश आउट ना हो। देश की ये जो बहुत लोगों का अरमान है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, उनका जो इश्यूज है उनको उठाया जाएगा, उस मुद्दे पे बात होएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार। तो मैं सोचता हूँ ये जो काले कपड़ा पहन के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे वो हटके आए और देश को चलाने में, देश की प्रगति में, देश की जो अमृत काल चल रहा है आने वाले 2047 तक हम लेके जाए, देश को हाथ में हाथ मिलाए और देश की उन्नति और प्रगति के लिए वो सब मिलके हमारे साथ काम करे। यही मेरा लास्ट क्लोजिंग रिमार्क है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, फाइनल कमेंट। बिल्कुल सही, ये अमृत काल चल रहा है, अमृत काल कहीं अमृत ख्याल ना बन जाए, इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसे सुषमा जी ने कहा कि सरकार पार्लियामेंट चलाए और हाउस विपक्ष का। डॉक्टर राजदीप समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं वहां से, आसान से मुस्कुरा रहे हैं आपके सरकार को सुन के। और पॉलिटिक्स में मुस्कुराहट रहनी चाहिए, कभी भी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ये पर्सनल नहीं होनी चाहिए। मैं सर की नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन सर ये भी बता दे कि किस तरह से फार्मर्स बिल को पास किया गया था, डिवीजन ऑफ वोट मांगा था विपक्ष ने, वो डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ था। माननीय चेयरमैन राज्यसभा ने डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया था, जो एक एमपी का फंडामेंटल राइट है। तो जैसे सुषमा जी ने कहा था, हाउस चलाना सरकार की जवाबदारी है और हाउस जो होता है विपक्ष का होता है, तो विपक्ष को बोलने की अनुमति दी। ठीक है संजय राणा जी, विपक्ष को बोलने की अनुमति दे ही नहीं रहे हैं आप लोग, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। मुस्कुराने वाली बात होगी इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा ले। देखिए, पिछले 7-8 महीने से अगर आप देखोगे तो पार्लियामेंट में कोई जो जनता से रिलेटेड चीज़ें उस पर कोई काम नहीं हुआ। बेफजूल के मुद्दों को लेकर के चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों आपस में भिड़े रहे, जिसके कहीं ना कहीं एक भारत का नुकसान हुआ, अपने देश का नुकसान हुआ, अपने जनता का नुकसान हुआ। तो भाई कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करिए। मैं विपक्ष से बोलूँगा और मैं पक्ष से बोलूँगा कि उनको लेके आइए, उनके साथ बैठ के चर्चा कीजिए, उनको अगर कुछ बोलना है तो उनको बोलने का मौका भी दीजिए।
और बोल के अपनी बात रखेंगे। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती वक्त इस डिबेट को दिया और ऐसे में आपने देखा कैसे 14 विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से अपनी शिकायत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कोई नया कानून आप लोगों के लिए नहीं बनेगा। जैसे एक आम आदमी के लिए तमाम जांच एजेंसियां हमारी काम करती है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, वो आपके लिए भी काम करेंगी। आप स्पेशल नहीं है, भले ही आप सांसद हो या फिर बड़े मंत्री हो। तो इस डिबेट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देखते रहिए इंडिया का सवाल और देखना ना भूलें हमारा न्यूज़ इंडिया 24/7।